हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों डेली जीके का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 11वां देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। देखिए सबसे पहला सवाल दिया गया आपका, हल्के और तेज चलने वाले जहाज यानी कि कैरावल को किसने बनाया था, बताइएगा। पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने या जापानियों ने। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, पुर्तगालियों ने, है ना। अफ्रीकी तट की खोज के लिए दोस्तों ये कैरावल जहाज बनाया गया था ना। अगर उद्देश्य की बात किया जाए कि कैरावल जहाज को क्यों बनाया गया था, तो अफ्रीकी तट की खोज के लिए पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सवाल है आपका, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, बताइएगा। वाणिज्यिक फसल के बारे में बताएं आप सभी को, जो बेचने वाला अनाज होता है ना उसी को वाणिज्यिक फसल कहा जाता है। तो गेहूँ, मक्का, इन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, इन दोनों हो जाएगा, है ना। यानी गेहूं मक्का दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वाणिज्यिक अनाज के रूप में ले सकते हैं। तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गेहूं मक्का दोनों उगाई जाती है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि गेहूँ और मक्का दोनों करेक्ट आंसर होगा। वाणिज्यिक अनाज का मतलब इतना सा ध्यान में रखिएगा कि बेचे जाने वाले फसल को, ठीक है। मतलब कि जिसको हम खाने पीने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन उन्हें हम बेचने के लिए भी यूज करते हैं, तो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। देखिए तीसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, बताइएगा। गोल्डन फाइबर के रूप में गेहूँ, चावल, मूंगफली या फिर जूट, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, जूट आपका करेक्ट आंसर हो गई है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर यानी कि याद रखिएगा जूट, ठीक है। गोल्डन फाइबर जैसे ही नाम आएगा आप जूट याद रखिएगा, ठीक है। जूट का जो फसल होता है, ठीक है, देहात में हम लोग उसे कुदरूम बोलते हैं, कुदरूम। आप लोग शायद नाम सुने होंगे। उसको पानी वगैरह में दबा के रखा जाता है लगभग 1 मंथ तक, है ना। 1 महीने तक उसको दबा के रखा जाता है, फिर उससे निकाल के उसका छिलका हटाया जाता है, सुखाया जाता है। फिर पता नहीं उसका जूट वूट बनाने के लिए पूरा उसको मशीन उसमें रिफाइनिंग किया जाता होगा, लेकिन हम लोग तो सिर्फ उसको वही रस्सी वगैरह बांधने में यूज करते हैं ना। देखिए तो यही सवाल पूछा गया कि गोल्डन फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है, तो जूट को याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश जो है दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक तो इंडिया हो गया और एक हो गया बांग्लादेश, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और देखिए चौथा सवाल क्या पूछा गया है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, बताइएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी के लिए या फिर सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, है ना। यही से काला कानून भी कहा गया। एक नाम और याद रखिएगा, जो रॉलेट कानून है उसे हम एक नाम से और जानते हैं, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून, ठीक है। तो रॉलेट कानून को इस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए काला कानून भी हो गया, और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नाम से भी नहीं जाना जाता रॉलेट एक्ट। कब पारित हुआ था दोस्तों, तो 1919 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 5वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ, बताइएगा। 1948, 1848 या फिर अगला दिया गया 1850 या 1856। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी लगा रहे हैं फ्रेंड्स, या इसको सिर्फ याद रख लीजिए, ठीक है। 1848 में डॉम्बे एंड सन प्रकाशित हुआ, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित यह क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1848 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, छठा सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सांभर झील कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। बिहार में, झारखंड में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। तो बिल्कुल दोस्तों डी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, राजस्थान में स्थित है सांभर झील, ठीक है। भारत के सर्वाधिक खारे पानी का झील कौन सा है, सांभर झील, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत के सर्वाधिक खारे पानी का झील कौन सा है, तो कौन है, ये राजस्थान में स्थित है, कौन सा झील, सांभर झील, याद रखिएगा। अच्छा, इसे 1990 में, याद रखिएगा एक चीज़ को, 1990 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। रामसर स्थल घोषित किया गया 1990 ईस्वी में, किसको, सांभर झील को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 7वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। एटलस मानचित्र है ना, किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, बताइएगा। अनंत, बहुत बड़ा, छोटा या फिर बहुत छोटा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे डी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, बहुत छोटा, ठीक है। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, तो बहुत छोटे मानचित्र के जो मापक होते हैं उन पे खींचे गए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 8वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है।
पूछा गया सवाल, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है, संभावित, विकसित, स्टॉक, आरक्षित या फिर ये सभी। अब तो दोस्तों सवाल काफ़ी रिपीटेड आ रहे हैं, देखते देखते भी आप लोग को याद आ जाता होगा कि हाँ सर इसका आंसर तो यही होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, संभावित, विकसित, स्टॉक और आरक्षित ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगाइएगा डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आइए 9 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया। झारखंड में कोडरमा, है ना, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस प्रकार का एक प्रमुख उत्पादक है, बताइएगा। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर कॉपर। कोडरमा के बारे में पूछा गया, बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे भी बी जो भी लगा रहे हैं अभ्रक, आप करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। झारखंड में जो कोडरमा है दोस्तों वह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, याद रहेगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारत के अभ्रक जो है, भारत में अभ्रक जो है मुख्यतः झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और आपका एक राजस्थान हो गया और एक हो गया आपका तेलंगाना। तो याद रहेगा, एक हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड। ठीक है, जीएच लिख दिए, झारखंड एक हो गया, एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एक आपका राजस्थान हो गया और एक आपका हो गया क्या, तेलंगाना। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। झारखंड हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। किस चीज़ के लिए दोस्तों, अभ्रक उत्पादन के लिए। ठीक है, अब यहाँ सवाल पूछा है कि झारखंड में जो कोडरमा है वह किस चीज़ के लिए प्रमुख उत्पादक है, तो अभ्रक के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 10वां सवाल देखिए क्या पूछा गया है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, पिछले प्रैक्टिस सेट का ये भी सवाल है, बताइएगा कब हुआ था। 1972 या फिर 1973, 74 या फिर 1975। तो बिल्कुल तो ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य बताइएगा दोस्तों, यदि आप सभी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा उद्देश्य क्या था इसका। बिल्कुल दोस्तों इसका उद्देश्य था कि बाघों के संरक्षण, है ना, बाघों का संरक्षण हो और उसकी संख्या में वृद्धि हो, है ना। हमारे देश में बाघों की जो है संख्या काफ़ी घट रही थी, इसलिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। कब किया गया दोस्तों, 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं और आपका देखिए 11 नंबर का सवाल क्या पूछा गया है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, बताइएगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा झारखंड। कहीं पे आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन झारखंड नहीं दिया रहेगा वहाँ छत्तीसगढ़ लगा दीजिएगा। ठीक है, पूछा गया भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो आंसर लगाइएगा झारखंड। अगर झारखंड दिया हो तो झारखंड लगाना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 12 नंबर का सवाल देखिए। पारादीप, है ना, पारादीप पत्तन किस राज्य में है, बताइएगा। पारादीप पत्तन, पत्तन मतलब समझ रहे, बंदरगाह बोला जाता है ना, बंदरगाह को क्या बोला जाता है, पत्तन बोला जाता है। पूछा रहा यहाँ पे पूछा जा रहा है पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। पारादीप बंदरगाह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, ओडिशा, है ना। पारादीप पत्तन किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है, याद रहेगा। महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है ये, याद रखेगा इस चीज़ को भी। कहाँ पे है, तो महानदी के डेल्टाई वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 13 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए मानचित्र में जो नीला रंग होता है उसके द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, ये पूछा गया। कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, पिछले प्रैक्टिस सेट में कई बार आया है। तो बताइएगा पठार, पर्वत, जल या मैदान। तो नीला रंग बोला गया ना, तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल सी जो भी लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। जल हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। 1, 2 और बता देते हैं, उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका भूरा रंग दिया जाए तब क्या लगाइएगा, सर भूरा रंग से हम पर्वतों को, है ना, पर्वतों को। ठीक है, तो पर्वत याद रखिए, भूरा रंग से पर्वत। पीला बोला जाए दोस्तों तब क्या कीजिएगा, सर पीला बोला जाएगा तो हम पठार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पठार। और हरा बोला जाए तो बिल्कुल दोस्तों हरा से क्या हो जाएगा आपका, मैदान हो जाएगा, है ना। तो भूरा रंग बोले तो पर्वत, पीला रंग बोले तो पठार और हरा रंग बोले तो मैदान, और अगर नीला रंग बोले तो जल, तो आपका आंसर है ही। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 14 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए सवाल है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश, बताइएगा। रूस, न्यूजीलैंड, चीन या फिर यूएसए। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका बी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश था कौन, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आते हैं, 15 नंबर का सवाल देखिए। पंचायती राज, है ना, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, बताइएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 36 या फिर 35। तो बिल्कुल दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है सर। तो याद रखिएगा पिछले प्रैक्टिस सेट का ही रिपीटेड सवाल था, ऑप्शन आपका ए होगा, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, पंचायती राज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 16 नंबर का सवाल देखिए सर।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय। पिछले प्रैक्टिस सेट में यहाँ थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से आ रहा है हमको याद कि मिस्टेक किए थे, सर्वोच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट बोल दिए थे मेरे ख्याल से। तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, राष्ट्रपति, है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्तियाँ कौन करती है? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? अगर ऐसा सवाल बोला जाए तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है ना। अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? सर न्यायाधीशों की संख्या होगी टोटल 34, जिनमें एक क्या होता है? एक होता है आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक होता है मेन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और 33 जो होता है दोस्तों वो होता है अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, टोटल पूछा जाए यानी कि न्यायाधीशों की संख्या तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश की संख्या तो एक, और अन्य न्यायाधीश आपका 33 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 17 नंबर के सवाल का देखिए क्या पूछा गया है। देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है ऑप्शन, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर मंत्रिमंडल में। बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं में, है ना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 18 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। देखिए सवाल है, भारत में नीति आयोग, है ना, नीति आयोग का गठन कब हुआ? बताइएगा, 15 अक्टूबर 1991, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 1916। पिछले प्रैक्टिस सेट का ये भी रिपीटेड सवाल है, अभी तक देख चुके हैं आप कितनी बार रिपीटेड सवाल आ चुके हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट देखिए, है ना, देखते देखते आपको याद हो जाएगा ऐसे भी सवाल। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं भी लगाते हैं, फिर भी आपको याद हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से सुनिए। तो भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 1 जनवरी 2015 को क्या होता है दोस्तों? भारत में नीति आयोग का गठन होता है। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इससे पहले नीति आयोग जो अब हम लोग योजना आयोग जानते हैं ना दोस्तों, योजना आयोग नाम सुने होंगे, जो पंचवर्षीय योजना वगैरह चलता था। तो जो योजना आयोग था वही बदलकर इसी के स्थान पर नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग, है ना। अच्छा, एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा आप सभी, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल दोस्तों, नीति आयोग का कौन होता है अध्यक्ष? पीएम, आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है। तो अभी हमारे पीएम कौन है ना, तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 19 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए सवाल पूछा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताइए। देखिए सवाल बहुत ज़बरदस्त है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता? तो क्या लगाइएगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे? सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या हो सकता है? अशिक्षा तो होगा नहीं, निर्धनता भी तो नहीं होगा, विषमता, ये सभी आड़े टेढ़े नाम है, तो राइट आंसर सी लगाइएगा, विकास आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगाए हैं करेक्ट लगाए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल देखिए आपका क्या है, और ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए सवाल पूछा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जो क्षेत्रवाद की भावना होती है उसका एक कुपरिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्र एकता या अलगाववाद? ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे यानी कि आंसर आपका बिल्कुल साफ है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड लगाइए, क्या पूछा गया है? क्षेत्रवाद की भावना। तो आप इसी वर्ड से पता चलना चाहिए, क्षेत्रवाद मतलब क्या समझ रहे हैं? क्षेत्र का विवाद, है ना, क्षेत्रवाद, क्षेत्र का विवाद, विवाद मतलब क्या हो रहा है? मतलब झगड़ा, मतलब समझ सकते हैं, क्षेत्र का विवाद। तो देखिए अपने क्षेत्र से लगाव, ये तो लगाव वाली बात हो गई, तो ये तो आंसर होगा नहीं। राष्ट्रहित, हित मतलब क्या हो गया? अपने ढंग का, तो फिर हित वाली बात हो गई, ये भी तो होगा नहीं, है ना। अगला दिया गया आपसे, आपका पूछा जा रहा है राष्ट्रीय एकता, देखिए फिर यहाँ पे एकता वाली बात आ गई, तो ये भी होगी नहीं। अगला दिया गया है अलगाववाद, क्षेत्रवाद, और अगला क्या होगा? अलगाववाद, यानी कि अलग अलग हो जाना। तो अलगाववाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है? अलगाववाद हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो बता दिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, वहीं पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, है ना। बीके स्टडी कॉर्नर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।